जय माता दी सभी को, राधे राधे। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास आधुनिक काल देख रहे हैं। प्रेमचंद की संवेदना व्यापक एवं गंभीर थी। प्रेमचंद के बारे में देख रहे हैं। व्यापकता का लक्षण यह है कि उन्होंने समाज की सभी श्रेणियों के पात्र अपनी कहानियों के लिए चुने हैं। गंभीरता का लक्षण यह है कि उन्हें कभी कहानी के अंत पर पहुंचने की अधीरता नहीं होती। प्रेमचंद की कहानियों में नारी की विविध रूपों में आती हैं। इस दृष्टि से उनकी बूढ़ी काकी कहानी अनुपम है। बूढ़ी काकी कहानी किसकी है? तो प्रेमचंद की है, जो असहाय और हास्यास्पद है। उनकी मानसिकता को समझना महान रचनाकारों के ही बस की बात होती है। प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ने वाला जानता है कि उनकी कहानियों में बच्चों को कितना स्थान मिला है। वे बच्चों की मानसिकता को कितना समझते हैं। ईदगाह और रामलीला कहानियाँ बाल मनोविज्ञानी की उत्कृष्ट कहानियाँ हैं। और ईदगाह रामलीला किसकी कहानी है? तो प्रेमचंद की, याद रखना। बूढ़ी काकी में उपेक्षिता बूढ़ी काकी की खोज खबर अंततः छोटी बच्ची ही लेती है। बुढ़े और बच्चे ही नहीं, पशुओं को भी प्रेमचंद की कहानियों में अद्भुत आत्मीयता दी गई है। दो बैलों की कथा के हीरा मोती, पूस की रात का झबरा कुत्ता। देखो, दो बैलों की कथा, पूस की रात, ये सब प्रेमचंद की हैं। ठीक है। आत्माराम का तोता हिंदी पाठकों के हृदय में घर कर गए हैं। दो बैलों की कथा तो पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मकता की कहानी है। प्रेमचंद ने ऐतिहासिक कहानियों का बहुत कम, लगभग नहीं के बराबर लिखी है। ऐतिहासिक वातावरण को लेकर लिखी जाने वाली उनकी प्रसिद्ध कहानी शतरंज के खिलाड़ी, जो शांति, विलासिता, उद्देश्यहीन जीवन की तुलना की रचना है। यह कहानी रक्त की शुद्धता के सामर्थ्य, अहंकार पर चोट करता है। प्रेमचंद हिंदी के महान व्यंग्यकार भी हैं। वे असंगत स्थितियों को सहज तौर पर एक दूसरे के सामने रख देते हैं और व्यंग्य उत्पन्न हो जाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इन्हें कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है। इम्पॉर्टेंट है कि एक मिनट, हाँ, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने उन्हें कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है। उन्होंने कुछ कहानियों में व्यंग्यपूर्ण रेखाचित्र भी खींचे हैं, जो व्यंग्य के उत्कृष्ट उदाहरण तो नहीं, लेकिन चोट भरपूर करते हैं, जैसे मोटे राम शास्त्री। कथा साहित्य में आधुनिकता का एक बहुत बड़ा लक्षण है। अलौकिक शक्तियों, रूढ़ियों, मिथकों को अलग रखकर बोध के आधार पर प्रबंधक का गठन है। प्रेमचंद की कुछ कहानियाँ, विशेष रूप से उनकी अंतिम कहानियों से एक कफन 1930 ऐसी कहानी है जो आघात यथार्थबोध का आधार नहीं छोड़ती। उसमें स्थितियों की संघटना करने में निर्भरता बरती गई है। ऊपर से देखने पर घीसू और माधव को कोप भाजन बनते हैं, क्योंकि वे अमानवीय और स्वार्थी हैं। इसी भ्रम में कुछ लोगों ने उन्हें एब्सर्ड पार्ट भी कहा है, लेकिन वे स्वयं पार्श्विक स्थितियों में पड़े हैं। पार्श्विक स्थितियों को झेलने वाले से समाज मानवीय व्यवहार की आशा करता है। यह कफन की सबसे बड़ी विडंबना है। इसी प्रकार कहानी पूस की रात भी है। प्रेमचंद की कहानियों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांट सकते हैं। जैसे देखते थे, लोक वार्ताओं का आश्रय लेकर चलने वाली कहानियां हैं। कौन कौन सी हैं? सारंगा, सदावृक्ष। ठीक है, इसको नोट कर लेना। ऐतिहासिक कहानियां, दिल की रानी, शतरंज के खिलाड़ी, हृदय परिवर्तन, आदर्श पर आधारित कहानी, मैकू, नमक का दरोगा, इस्तीफा। प्रतीकात्मक कहानियाँ, दो बैलों की कथा। व्यंग्यपरक कहानियाँ, मोटे राम शास्त्री, मोटर के छींटे। पूर्णता यथार्थबोध पर आधारित कहानियाँ, कफन, पूस की रातें। वो फिर से देख लेते हैं। लोक वार्ताओं का आश्रय लेकर चलने वाली कहानियाँ, सारंगा, सदावृक्ष। ऐतिहासिक कहानियाँ, दिल की रानी, शतरंज के खिलाड़ी, हृदय परिवर्तन, आदर्श पर आधारित कहानियाँ, मैकू, नमक का दरोगा, इस्तीफा। प्रतीकात्मक कहानियाँ, दो बैलों की कथा। व्यंग्यपरक कहानियाँ, मोटे राम शास्त्री, मोटर के छींटे। पूर्णता यथार्थबोध पर आधारित कहानियाँ, कफन, पूस की रात। प्रेमचंद के समकालीन प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद ने रोमानी, सामाजिक और चरित्र प्रधान कहानियाँ लिखी। पुरस्कार, आकार, दीप, मधुआ,
गुंडा उनकी प्रसिद्ध कहानी है। ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। आकाश रोमायनी ऐतिहासिक कहानी। मधुआ प्रेमचंद की गुंडा उग्र की कहानियों को मिलती जुलती हैं। मन की गहरी परतों को खोलने का उद्देश्य लेकर चलने वाली कहानियों की शुरुआत वस्तुतः हिंदी में प्रसाद की कहानियों से ही होता है। राय कृष्णदास की कहानी अंतःपुर का आरंभ जयशंकर प्रसाद के प्रभाव से लिखी गई प्रतीत होती है। प्रेमचंद के समकालीन कहानियोंकारों में विशंभर नाथ कौशिकी, सुदर्शन सामाजिक एवं पारिवारिक विषयों पर कहानी लिखते थे। विशंभर नाथ शर्मा कौशिकी की कहानी ताई, सुदर्शन, हार की जीत बहुत प्रसिद्ध है। ताई, सुदर्शन, हार की जीत ये किसकी? विशंभर नाथ कौशिक की कहानियाँ हैं। आदर्शवादी ढर्रे की कहानियाँ। प्रेमचंद के बाद उनके ढर्रे की कहानियाँ अधिकांशतः प्रगतिशील कहानीकारों ने लिखी है, जिसमें यशपाल, राहुल, अश्क, अमृत राय पहाड़ी उल्लेखनीय हैं। यशपाल प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानीकारों के प्रमुख हैं। उनकी पहली कहानी है मकरील, जो 1934 में छपी। मकरील कहानी किसकी है? यशपाल की है। उनकी कहानी संग्रह पिंजड़े की उड़ान 1939 है। यशपाल मूलतः मार्क्सवादी विचारों के रचनाकार हैं, किंतु उनकी कुछ कहानियां यौन भावना पर आधारित हैं। सामाजिक पिछड़ेपन को चाहे वह धार्मिक हो या राजनीतिक हो निर्भयता से उद्घाटित करते हैं, इसलिए उनकी कहानियों में व्यंग्य का स्वर आ जाता है। राहुल जी, सतमी के बच्चे 1935। सतमी के बच्चे किसकी है? तो राहुल की है। के अलावा वोल्गा से गंगा तक लिखी 1942 लिखी, जो इतिहास के विभिन्न युगों को चित्रित करने वाली कहानियों का संग्रह है। इसमें पूरा मानव इतिहास आंखों के सामने आ जाता है। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की कहानियों का संग्रह सवेरा है। सवेरा किसकी कहानियों का संग्रह है? तो डॉक्टर भगवत शरण का। अश्क उर्दू से हिंदी में आए। उनका पहली कहानी संग्रह जादू की शाम का गीत। जादू की शाम का गीत किसका है? तो अश्क का है, 1933 में छपा। और दूसरा डाची 1937। जादू की शाम का गीत डाची किसका है? अश्क का है। अमृत राय पहाड़ी, श्यामू सन्यासी, भैरव प्रसाद गुप्त ने इसी समय लिखना शुरू किया। स्वतंत्रता के बाद लिखते रहे। पांडे बेचन शर्मा उग्र समाज की उपेक्षित और प्राय निम्न वर्ग के पात्रों का चित्रण करते हैं। उग्र व्यंग्य के माध्यम से सामाजिक भ्रष्टाचार के अनेक रूपों का उभारते हैं, लेकिन कुल मिलाकर उनके व्यंग्य में करुणा अंतर्निहित होती है। निसंदेह अपने परिवेश की गहरी पहचान उग्र की कहानियों में मिलती है। जैनेन आगे इलाचंद जोशी कहानी की उस धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सामाजिक यथार्थ का चित्रण करने वाली धारा के समांतर बह रही थी। इन पर फ्रायड के चेतन अचेतन सिद्धांत का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इन कहानीकारों के यहाँ सामाजिक विषमता के प्रति आक्रोश का अभाव नहीं है। जैनेन की कहानी एक रात असामान्य काम भावना की कहानी है। जैनेन की जो कहानी है एक रात असामान्य काम भावना की कहानी है। जैनेन का पहला कहानी संग्रह फांसी 1929 है। तो फांसी एक रात किसकी है? तो जैनेन की है। जैनेन की किसी स्थिति को सहज तौर पर नहीं प्रस्तुत करते, उसमें दार्शनिकता का पुट अवश्य होता है। आगे ने आतंकवादी पात्रों के अतिरिक्त विदेशी वातावरण की कहानियाँ भी लिखी। उनकी प्रारंभिक कहानियों का संग्रह विपत्दा 1937। अब ये विपत्दा किसकी है? तो आगे की है। ठीक है, निकला। वे वातावरण और पात्रों की मना स्थिति को परस्पर घुला देने में सिद्धहस्त है। इलाचंद जोशी की प्रारंभिक कहानियों में सामाजिक यथार्थ को प्रकट करने का आग्रह मिलता है, किंतु 1935-36 तक उन पर फ्रायड के मनोविश्लेषण का गहरा असर पड़ गया। ठीक है, उनके कुछ कहानी संग्रह इस प्रकार है। धूप रेखा किसके हैं ये? तो ये इलाचंद जोशी के हैं। ठीक है, धूप रेखा 1933, दिवाली और होली 1942, आहुति 1954। जोशी में सामाजिक विषमता के प्रति आक्रोश के अलावा समझ न पाने वाली स्थितियों के प्रति रहस्य भावना भी मिलती है। अब नाटक देख लेते हैं। नाटक। हास्य रचनाकार जीपी श्रीवास्तव नाटकों के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे हैं। उन्होंने अनेक प्रहसन लिखे, जिनमें से दुमदार आदमी अधिक है। दुमदार आदमी किसका है? तो जीपी श्रीवास्तव। ठीक है,
प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 के बाद प्रगतिशील रचनाकारों का ध्यान नाटकों को ओर भी गया। 1939 के आसपास जन नाट्य संघ इप्टा की स्थापना हुई। तो इप्टा की स्थापना कब हुई? तो 1939 में। ठीक है, इसमें अनेक प्रतिभाशाली रंगकर्मी शामिल हुए। यह जन नाट्य संघ अपने आप को जन क्रांति से जोड़ता था। इसने अनेक भारतीय भाषाओं की रचनाओं का हिंदी में अनुवाद कराया और मौलिक नाटकों की रचना को भी प्रेरित किया। बलराज साहनी के नाटक मसाल और जादू किसकी है? बलराज साहनी का। ठीक है, की कुर्सी का ख्वाजा अहमद अब्बास का नाटक मैं कौन हूँ? 1 मिनट पे। बलराज साहनी का नाटक मसाल, जादू और ये की कुर्सी। देखो, जादू की कुर्सी, बलराज साहनी के नाटक मसाल और जादू की कुर्सी है। ठीक है, और ख्वाजा अहमद अब्बास का नाटक मैं कौन हूँ, अश्का तूफानों से पहले। सील के नाटक बेकारी संघर्ष किसान जन नाट्य संघ द्वारा मंचित किए गए। ठीक है, समालोचना देख लेते हैं। गद्य साहित्य के प्रसार की द्रुत उत्थान 1893 से 1918 के अंतर्गत समालोचना के विकास पर विचार करते हुए पंडित रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। पर यह सब आलोचना अधिकतर बहिरंग बातों पर तक ही रही है। भाषा के गुण दोष, रस, अलंकार आदि की समीचीनता, इन्हीं सब पर परंपरागत विषयों तक पहुंची। स्थायी साहित्य में परिणत होने वाली समालोचना, जिसमें किसी कवि की अंतर्वृत्ति का सूक्ष्म व्यवच्छेद होता है, उनकी मानसिक प्रवृत्ति की विशेषताएं दिखाई जाती है, बहुत कम दिखाई पड़ी। कहने की आवश्यकता नहीं कि शुक्ल जी की दृष्टि से सही आलोचना पद्धति कवि की अंतर्वृत्ति का सूक्ष्म व्यवच्छेद या विश्लेषण विभाजन है। वे वस्तुतः अपनी समालोचना पद्धति की ही विशेषता बता रहे हैं। समालोचक कवि की मानसिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने वाली सामाजिक चेतना तथा बाह्य परिस्थितियों के साथ साथ समालोचक कवि की मानसिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने वाली सामाजिक चेतना बाह्य परिस्थितियों के साथ साथ रचनाकार के मनोजगत की परीक्षा भी करता चलेगा और यह देखेगा कि यह सब कब उसकी रचना पर कहाँ और कैसे दिखाई पड़ता है। प्रमुख आलोचक देख लेते हैं। पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल या आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1884 से 1941। ठीक है, देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिक विश्वसनीय आलोचक हैं। उन्होंने हिंदी आलोचना को गुण दोष कथन की रूढ़ियों से उठाकर उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किया। इसके लिए उन्होंने भारी तैयार की जिसमें शब्दकोश, हिंदी शब्द सागर निर्माण करने की प्रक्रिया में हिंदी भाषा और स्वरूप मर्मज्ञ बने। उनकी भूमिका लिखने की प्रक्रिया, उन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास 1929 में लिखा। हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास 1929 में लिखा कि हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा। मनोविकार संबंधी निबंध लेखन मानव मन के जानने की प्रक्रिया, जिनसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवि की मानसिक प्रवृत्ति का विश्लेषण किया। मनोविकार के अध्ययन के ही आधार पर उन्होंने भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर विचार किया। अपने पर्यवेक्षण और अध्ययन के निष्कर्षों पर उन्हें बहुत भरोसा रहता था। प्राचीन या नवीन किसी से भी अभिभूत होना उनके स्वभाव में नहीं था। शुक्ल जी के चिंतन को प्रभावित करने में जर्मनी के प्राणशास्त्री हैकेल की एक पुस्तक का भी हाथ मालूम पड़ता है। शुक्ल जी ने अनुवाद विश्व प्रपंच नाम से किया। विश्व प्रपंच, ठीक है, यह आदि भौतिक विचारों का प्रतिपादक ग्रंथ है। शुक्ल जी ने इस अनुवाद के लिए लगभग 150 पृष्ठों की लंबी भूमिका भी लिखी। कहने का तात्पर्य है कि शुक्ल जी ने विज्ञान की पर्याप्त जानकारी प्राप्त करके वैज्ञानिकता का अर्जित की। ठीक है, इस अर्जित युग बोध का उपयोग उन्होंने समालोचना में किया। ठीक है, आधुनिक दृष्टि हिंदी भाषा साहित्य का इतिहास, आधुनिक दृष्टि हिंदी भाषा साहित्य का इतिहास, मनोविकार का विश्लेषण, देश प्रेम, सब उनकी युगांतरकारी समालोचना क्षमता में घुले मिले हैं।
शुक्ल जी ने हिंदी समालोचना में प्रमुखतः 2 काम किए हैं। एक, प्राचीन काव्यशास्त्र की पुनर्व्याख्या करके उसमें फिर से रचनात्मकता के लिए संदर्भवान बनाया। दूसरा, जिस तरह उन्होंने काव्यशास्त्र को वर्तमान बोध एवं साहित्यता के लिए संदर्भवान बनाया, उसी प्रकार प्राचीन साहित्य को वर्तमान बोध एवं साहित्यता के लिए जिस अर्थ विस्तार को आलोचना का वास्तविक कार्य कहा जाता है, वह शुक्ल जी के अनेक कवियों, विशेषता जायसी, तुलसी, सूरदास की समीक्षा के माध्यम से किया। जायसी, तुलसी, सूरदास विश्लेषण विवेचन के उपरांत विवेक रचनाकार की उस विशेषता को ढूंढ लेते हैं जो अन्य उसे अलग या विशिष्ट बनाती है। उन्होंने तुलसी को लोकमंगल का, असुर को जीवनोत्सव का तथा जायसी को प्रेम की पीर का कवि कहा है। तुलसी और सूर पहले से ही लोकप्रिय थे। शुक्ल जी ने उनके काव्योत्कर्ष को परीक्षित और प्रमाणित किया। दूसरे, अपनी व्यवहारिक आलोचना की प्रक्रिया में उन्होंने अनेक आलोचना संबंधित अवधारणात्मक पदों को नई अर्थव्यवस्था से युक्त किया तथा अनेक अवधारणात्मक पदों का निर्माण किया। रस, आनंद, करुणा जैसे शब्दों को उन्होंने नई अर्थव्यवस्था भरी। लोकमंगल, स्कंद, सौंदर्य, गल्प, प्रबंध, प्रसंग, गर्भत्व, शील दशा जैसे पदों का निर्माण किया। इंद्रिय बोध, संवेदन, विचार, वासना, संस्कार, भाव आदि पर मौलिक विचार करके हिंदी काव्यशास्त्र और सौंदर्य शास्त्र की नींव रखी। समकालीन साहित्य को वे देखने परखने के बाद ही स्वीकार करते थे। समकालीन काव्यधारा में श्रीधर पाठक द्वारा परिवर्तित स्वच्छंदतावाद को भी हिंदी का अपना बनाया हुआ मार्ग समझते हैं। छायावाद को वे रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं के अनुकरण पर चलने वाली प्रौद्ध का चित्रात्मक भाषा शैली तथा लक्षणा का प्रागलम विकास मानते हैं। छायावादी प्रबंध काव्यों द्वारा उसकी भावभूमि विस्तार का स्वागत करते थे। छायावादी कवियों में पंत उन्हें कदाचित सर्वाधिक प्रिय थे। ठीक है, वे यूरोपीय साहित्य की पर्याप्त जानकारी रखते थे। अपने लेखन में उन्होंने समकालीन विदेशी साहित्य पर निहायत आत्मविश्वासपरक एवं विश्वसनीय टिप्पणी की। शुक्ल जी वस्तुनिष्ठ चिंतक थे। वे काव्य के क्षेत्र में आध्यात्मिकता और रहस्यवाद को अनावश्यक एवं हानिकारक समझते थे। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी अनुसार भारतीय काव्यशास्त्र उनका सुदूर दुर्ग है। उनके सैद्धांतिक निष्कर्षों से मतभेद हो सकता है, किंतु उनकी व्यवहारिक आलोचना परम विश्वसनीय होती है। काव्य में उनके आदर्श रचनाकार वाल्मीकि और तुलसी हैं। ठीक है, कहीं कहीं सामाजिक मर्यादा प्रियता और उनके काव्यालोचन में बाधक भी हुए। इसी के चलते वे कबीर को काव्योत्कर्ष की पूरी तरह पहचान नहीं कर पाए। शुक्ल जी के सभी निबंध चिंतामणि नाम से 3 भागों में संकलित है। अब दूसरे देख लेते हैं आलोचक। पंडित रामानंद दुलारे, वाजपेयी 1906 से 1968। शुक्लोत्तर समालोचकों ने शुक्ल जी का महत्व स्वीकार करते हुए उनसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर मतभेद प्रकट किया। पंडित नंद दुलारे, वाजपेयी हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी में शुक्ल जी हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, के छायावाद रहस्यवाद विचारों की आलोचना की। वाजपेयी जी के अनुसार स्थूल व्यवहार को निस्सीम बतलाकर और रहस्यवाद की कनकौवे से तुलना कर विद्वान शुक्ल जी ने नवीन कविता के साथ अन्याय किया। वाजपेयी जी का विचार है कि मनुष्य के अध्यात्म का संपूर्ण निरूपण इस प्रकार कविता की सीमा के अंतर्गत है। रहस्यवाद को कविता के क्षेत्र के खारिज नहीं कर सकते। वे छायावाद के प्रारंभिक और समर्थक थे। उन्होंने छायावाद के आध्यात्मिक पक्ष को स्वीकार करते हुए भी यह प्रकट किया है कि छायावाद की मुख्य प्रेरणा धार्मिक न होकर मानवीय और सांस्कृतिक है। उन्होंने छायावाद का संबंध 20वीं शताब्दी की वैज्ञानिक और भौतिक प्रगति से जोड़ा है। नंद दुलारे वाजपेयी जी मध्यकालीन साहित्य के भी जानकार थे। उन्होंने सूरदास पर भी पुस्तक लिखी। यद्यपि उनका आलोचनात्मक योगदान आधुनिक काल की समीक्षा में है। उन्होंने मैथिली साहित्य गुप्त रत्नाकर
महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रसाद पर आदि जो निबंध लिखे वे अपनी सूक्ष्मदर्शिता में बेजोड़ हैं। रत्नाकर पर लिखते हुए उन्होंने कहा, यद्यपि रत्नाकर का काव्य छंद, शब्द, मैत्री, अलंकार आदि की दृष्टि से उत्कृष्ट है, किंतु उसकी विषय वस्तु अनुमान नहीं, अतः वह पृष्ठ पेषण जो काव्य अनुमान नहीं उसे महान नहीं कह सकते। ये नंदुलारे वाजपेयी का कथन है। देख लेते एक बार फिर से। यद्यपि रत्नाकर का काव्य छंद, शब्द, मैत्री, अलंकार आदि की दृष्टि से उत्कृष्ट है, किंतु उसकी विषय वस्तु अनुमान नहीं, अतः वह पृष्ठ पेषण है जो काव्य अनिवार्य नहीं उसे महान नहीं कह सकते। ठीक है। वाजपेयी जी समकालीन सर्जना के लिए समाजवादी विचारों को अनिवार्य मानते हैं। अब तीसरे हैं पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 से 1979। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका शुक्ल जी के जीवन काल में 1940 में निकली। उनकी दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक कबीर 1942 में प्रकाशित हुई। कबीर हिंदी साहित्य की भूमिका किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। दोनों में शुक्ल जी की मान्यताओं का खंडन किया। ठीक है। शुक्ल जी ने भक्ति के उद्भव को भारत का इस्लाम की विजय से जोड़ा। ठीक है। उनके अनुसार हिंदू जाति निराशा के कारण भगवान की भक्ति करने लगी। द्विवेदी जी ने भक्ति का सामाजिक ऐतिहासिक आधार प्रस्तुत करते हुए घोषणा की कि यदि इस्लाम न आया होता तो हिंदी साहित्य का अधिकांश वैसा ही रहता है। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लोक चिंतन के संदर्भ में देखने का प्रस्ताव किया और भारतीय चिंतन धारा के स्वाभाविक विकास पर बल दिया। उन्होंने वैदिक मत के समानांतर विकसित प्रवाहित लोक धारा के भी महत्व को समझाने का उद्यम किया। आगे देखते हैं। शुक्ल जी कबीर की प्रतिभा के कायल तो थे, लेकिन उनके काव्य की मार्मिकता के बारे में प्राय मौन थे। वे निगुण पंथ की ज्ञानशयी धारा को लोक भूमि पर स्थिर नहीं मानते थे। निगुण पंथ का हठयोग और उसकी रहस्यात्मकता, अंतर साधना, उलटवासी शुक्ल जी की रुचि में नहीं थी। सावर्ण समाज में उपेक्षित और तिरस्कृत अवर्णों की विचारधारा उनकी भावना सावर्ण विचारधारा से भिन्न होगी, इसे शुक्ल जी ने नहीं समझा। इसलिए पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कबीर की जुलाहा जाति वर्ण व्यवस्था के प्रति विद्रोह आक्रोश को समझाने की आवश्यकता पड़ी। द्विवेदी जी ने कबीर को साहित्यिक भूमि पर नए सिरे से प्रतिष्ठित किया। द्विवेदी जी हिंदी की पहली किताब सूरदास पर थी, जिसमें उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम की अलौकिकता की सहजतापूर्वक व्याख्या की। द्विवेदी जी हिंदी के अलावा संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और बांग्ला के भी मर्मज्ञ विद्वान थे। कालिदास उनके प्रिय कवि थे। किसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। उन्होंने कालिदास पर एक स्वतंत्र पुस्तक भी लिखी, जिसमें कालिदास की रचना प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया। द्विवेदी जी ने कालिदास द्वारा प्रयुक्त अनेक शब्दों की सहायता से कालिदास की कविता की व्याख्या की, अनेक गुत्थियों को सुलझाई है। इस तरह इन शब्दों के अवधारणात्मक पदों के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। द्विवेदी जी समाजवादी विचारों को भारतीयता का विरोधी नहीं मानते, वे मनुष्य को साहित्य का लक्ष्य मानते हैं, इसीलिए उन्हें मानवतावादी समालोचक कहा जाता है। डॉक्टर नागेंद्र का देख लेते हैं 1915 से 2000। डॉक्टर नागेंद्र की पुस्तक पंथ सुमित्रानंद पर 1938 शुक्ल जी के जीवन काल से प्रकाशित हो गई थी। उन्होंने क्षयवाद की तकनीक पर विचार करने के लिए इन पुस्तक की प्रशंसा की थी। डॉक्टर नागेंद्र ने क्षयवाद के स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह को कहा और उसे केवल शैली मानना उचित नहीं समझा। डॉक्टर नागेंद्र ने साकेत एक अध्ययन 1939 में भी लिखा, मतलब साकेत एक अध्ययन और सुमित्रानंदन पर, ये सब डॉक्टर नागेंद्र के हैं। और आगे देखते हैं। इन दोनों पुस्तकों में पंत और मैथिली सरगुप्त के काव्य की साहित्यता के साथ समीक्षा की। डॉक्टर नागेंद्र ने पंत के काव्य में विचारों की भूमिका को सबसे उनके इंद्रिय बोध की संवेदनशीलता को रेखांकित किया। साकेत को डॉक्टर नागेंद्र ने जीवनवादी काव्य कहा है। आगे चलकर डॉक्टर नागेंद्र ने रीत काल पर अनुसंधान किया और इस रस सिद्धांत पर ग्रंथ लिखे।
उन्होंने कामिनी, उर्वशी एवं महादेवी वर्मा, जैनिन कुमार, हरिवंश राय बच्चन, नारायण शर्मा कृतियों पर भी आलोचनात्मक निबंध लिखे। कृतियां पर आलोचनात्मक निबंध लिखे। शुक्लानुवर्ती आलोचकों में पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल उल्लेखनीय हैं। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की पुस्तक बिहारी की बिहार वाग्भूति 1936 स्वाधीनता के पूर्व निकल चुकी थी। उनका काम विशेषतः संपादन और टीका के क्षेत्र में रहा। पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल ने रत्नाकर 1935 और केशव 1936 में उल्लेखनीय कार्य किया। पंडित शांतिप्रिय द्विवेदी जी काव्योचित भाषा में आलोचना लिखते थे। उन्हें प्रभाववादी आलोचक माना जाता था। प्रसाद निराला, पंत, महादेवी वर्मा भी अनेक लेखकों के माध्यम से काव्यालोचन करके हिंदी समीक्षा समृद्ध किया। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद मार्क्सवादी आलोचना का उदय हुआ। 1937 का विशाल भारत में शिवदान सिंह चौहान का भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता नामक लेख प्रकाशित हुआ। इसमें हिंदी साहित्य की पड़ताल की गई और समय की मांग को ध्यान में रखते हुए प्रगतिशील साहित्य की रचना की आवश्यकता बताई गई। इस प्रकार मार्क्सवादी आलोचना का उदय 1940 के पूर्व हो चुका था। प्रकाश चंद्र गुप्त और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस धारा को आगे बढ़ाया। प्रारंभ में मार्क्सवाद आलोचना का एक प्रकार से निषेधात्मक एवं अतीत विरोध की भावना से ग्रस्त थी। डॉक्टर रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचकों के दल के बाद आए। भारतीय निराला, प्रेमचंद उनकी प्रमुख पुस्तकें स्वतंत्रता के पूर्व आ चुकी थी, किंतु उनका महत्वपूर्ण आलोचनात्मक लेखन बाद में सामने आया। काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना के साथ पाठ्य पुस्तक की आलोचना का, जिसे अब प्राध्यापकीय आलोचना कहते हैं, उदय हुआ। इसके प्रवर्तक बाबू श्याम सुंदर दास थे। बाबू श्याम सुंदर दास किसके थे? प्राध्यापकीय आलोचना के। उन्होंने पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भाषा विज्ञान आदि नए विषयों पर पुस्तकें लिखी या तैयार करवाई। साहित्यालोचन सैद्धांतिक समालोचना का ग्रंथ है, जिसमें संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी साहित्यालोचन का सुलभ संग्रह है। आगे चलकर इस दिशा में लेखन करने वाले में बाबू गुलाब राय विशेष रूप से उल्लेखनीय है। विश्वविद्यालयों की और हिंदी विभागों में विद्यार्थियों की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए ऐसे कार्य के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। कविता इस कालखंड की काव्यधारा की प्रधान प्रवृत्ति को छायावाद की संज्ञा दी जाती है और इसके साथ रहस्यवाद भी जोड़ा जाता है। रहस्यवाद को सामान्यतः छायावाद का एक पक्ष माना जाता है। इस साहित्यिक काव्यखंड के विविध काव्य रूपों पर विचार करने के पूर्व हमने स्वाधीन चेतना और वैज्ञानिक प्रगति से कल्पना का संबंध जोड़ते हुए देखा था कि कल्पना स्थितियों को नए तरीके से संयोजित करती है। काव्य चित्र में वह नया सादृश्य विधान उदित करती है। कल्पना के जानने का भी काम लिया जाता है। कोई चीज़ कैसी हो सकती है, वह इसका संकेत या आभास भी देती है। इससे रहस्य भावना उत्पन्न होती है। हम जान नहीं पाते, लेकिन उसका अस्पष्ट संकेत या आभास पा लेते हैं। इसलिए छायावाद में कल्पना प्रवणता के साथ साथ रहस्य भावना भी जुड़ी है। नई जानकारी होने पर भी नया प्रभाव डालती है। इससे अंततः परिचित वस्तु में नवीनता आती है। उसे पूरी तरह जान लेने के आग्रह के कारण अपरिचित का भाव पैदा होता है। छायावादी कविता में कल्पना प्रवणता और नवीन सदृश विधान, वस्तुओं से पड़ने वाले नवीन प्रभाव और अपरिचय का भाव, यह सब मिलता है। यह समूची काव्य साधना स्वाधीनता संग्राम के युग की है। अतः स्वाधीनता संग्राम के केंद्रीय भाव से जुड़कर ही यह सारी काव्य साधना फलीभूत होती है। इसलिए छायावाद अपनी सारी कल्पना प्रवणता और रहस्य भावना के साथ शक्ति जागरण और लोक मंगल का काव्य है, जिसमें व्यक्तिगत पीड़ा, दुख और अवसाद भी समाविष्ट है। इसके लिए छायावाद ने कविता का रूप बदला। शब्द योजना, छंद, लय आदि में नया प्रयोग किया। छायावादी काव्य में सामाजिकता और व्यक्तित्व दोनों का स्वर है। कालांतर में व्यक्तित्व अनुभूति का आग्रह रखने वाले, सामाजिकता का आग्रह रखने वाले कवियों का अंतर स्पष्ट हुआ। यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि साधनता की चेतना दोनों प्रकार के कवियों में है। यहाँ तक कि हालावाद भी एक प्रकार की विरोध कविता, पोट्री ऑफ प्रोटेस्ट और सामाजिकता का आग्रह रखने वाले कवियों में अधिकांश समाजवादी विचारधारा से जुड़े। इसे 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद प्रगतिवादी कविता का
प्रवर्तन और इस काव्य धारा का विकास आगे भी हुआ। जिन कवियों में कल्पना की प्रवृत्ति नहीं थी वे पुराने ढर्रे पर ही अर्थात व्यतात्मकता शैली में ही काव्य रच रहे थे। यूरोपीय साहित्य के संपर्क में आए हुए नवीनता के लिए आतुर रचनाकारों को हम 5वें दशक में नई राहों के अन्वेषी के रूप में पाते हैं। अब हम इस कालावधि की प्रधान काव्य प्रवृत्ति छायावाद पर विचार करेंगे। इसकी कविताओं में विश्व युद्ध की विभीषिका वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई नई विराटता एवं अनिश्चय के साथ समक्ष निराशा कुंठा का भाव भी सिमट आया है। छायावाद नेक्स्ट टॉपिक। जय माता दी।